Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. तो आज के सेशन में हमें 9th ऑफ जैन के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज का इन डेप्थ एनालिसिस करना है क्वेश्चन फॉर्म्स में। एक सिंगल सेशन में हम लास्ट सेशंस का रिवीजन करेंगे टॉपिक वाइज एंड क्विज एंड स्टैटिक जीके के साथ इस सेशन को एंड किया जाएगा। एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज व्हिच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन। बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप जीके टुडे के एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आंसर अ क्वेश्चन एंड दैट इज the 100th Amendment Act 2015 facilitated the acquisition of certain territories by India and the transfer of certain other territories to which neighboring country. So 100th Amendment Act 2015 की हेल्प से भारत ने अपने कुछ टेरिटरीज को इंडिया से एक अनदर नेबर कंट्री को ट्रांसफर किया था। एंड ऑप्शन में से कौन सी नेबर कंट्री है, यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। राइट, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज First is India's first organic fisheries cluster was launched in which state? So recently भारत ने अपना पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर को लॉन्च किया है और किस स्टेट में? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम में। राइट, सो इंडिया को अपना पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर रिसेंटली मिला है सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में। बेसिकली इस क्लस्टर का मेन एजेंडा क्या है, एम क्या है? सस्टेनेबल फिश फार्मिंग को प्रमोट करना है विदाउट द यूज ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, प्लस ऑर्गेनिक फिश प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है उसे फुलफिल करना है। यह मेन एजेंडा रहने वाला है इंडिया के पहले ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर जिसे रिसेंटली स्टार्ट किया गया है सोरेंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में। राइट, एंड बेसिकली जो प्रोजेक्ट इट्स पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। कब लॉन्च किया गया था? पीएमएमएसवाई को। सो 2020 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को। और कौन सी मिनिस्ट्री है जो ओवरसी करती है पीएमएमएसवाई स्कीम को? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, animal husbandry and dairying. And who is the current cabinet minister for fisheries? So recently जो ministry of fisheries है इसके लिए cabinet minister है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी है। सो रिसेंटली राजीव रंजन सिंह ने इनोग्रेशन किया था इंडिया के पहले ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर का। कहाँ पे? सोरेंग डिस्ट्रिक्ट सिक्किम में। राइट, सो यहाँ पे सिक्किम की बात की जा रही है। सिक्किम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे जो कि स्टेट पीसीएस में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, पीवाईक्यू से रिलेटेड है। एंड दैट इज So by which of the following amendments of the Indian Constitution Sikkim became a state of India? So इनमें से कौन से amendment act से सिक्किम state of India बना था? Answer is option number C, 36th Amendment Act 1975. So 36th Amendment Act से सिक्किम ऑफिशियल स्टेट बना था इंडिया का। इससे पहले 35th अमेंडमेंट एक्ट आया था 1974। इसके तहत सिक्किम को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था। देन 36th अमेंडमेंट एक्ट से कंप्लीट स्टेट का दर्जा मिला सिक्किम को। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग हाईवे कनेक्ट सिक्किम विथ रेस्ट ऑफ इंडिया? सो सिक्किम को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने वाला हाईवे कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेशनल हाईवे 10। सो नेशनल हाईवे 10 सिक्किम को रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करता है विया सिलीगुड़ी कॉरिडोर। राइट, एंड थर्ड इज आफ्टर सिक्किम विच नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैज बीन ऑफिशियली डिक्लेयर्ड ओपन डिफिकेशन फ्री, ओडीएफ। राइट, सो सिक्किम के बाद जो सेकंड स्टेट है जिसे ओडीएफ डिक्लेयर किया गया था दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को सिक्किम के बाद डिक्लेयर किया गया था ओडीएफ। राइट, next is which Bollywood personality has became the official brand ambassador of Sikkim? So currently Sikkim के जो official brand ambassador है that is answer is option number D, A.R. Rahman. He is the current official brand ambassador of Sikkim. Next is among Meghalaya, Sikkim, Nagaland and Assam, how many states were initially given status of autonomous states and subsequently made full-fledged states? So चारों स्टेट में से पहले इन्हें स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, देन कंप्लीट स्टेट का दर्जा दिया गया। एंड दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, टू स्टेट्स दैट इज मेघालय एंड सिक्किम। सो मेघालय एंड सिक्किम को पहले स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया गया था, देन इन्हें फुल कंप्लीट स्टेट में कन्वर्ट किया गया।
नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट सिक्किम। सो ओवरऑल सिक्किम को 4 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम एंड ईस्ट सिक्किम। सो जो गंगटोक है वो सिक्किम की ऑफिशियल कैपिटल है एंड आल्सो ईस्ट सिक्किम की डिस्ट्रिक्ट कैपिटल है गंगटोक। बट यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है द कैपिटल ऑफ वेस्ट सिक्किम। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ग्यालशिंग। So Gyalsing, it's the capital of West Sikkim, right? Let's move to the next question, and that is next is which institute has developed an indigenous technology to produce paracetamol in India? So recently एक institute ने indigenous technology को develop करा है अपने foundation D पर so that paracetamol को इंडिया में ही produce किया जा सके। And answer is option number C, Council of Scientific and Industrial Research. So recently CSIR ने 14th Foundation D पर एक domestically टेक्नोलॉजी को डेवलप करा है टू प्रोड्यूस पैरासिटामोल, और इसके लिए रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अनाउंसमेंट की थी। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है कर्नाटका बेस्ड सत्यदीप्ता फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने, और अफोर्डेबल प्राइस पर मैन्युफैक्चर किया जाएगा पैरासिटामोल को इस इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को यूज करके। सो इट्स अ पार्ट ऑफ पीएम मोदीज विजन, दैट इज आत्मनिर्भर भारत विजन, और इस प्रकार इंडिया को मिल चुका है अपना पहला इंडिजिनस टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस पैरासिटामोल। इससे पहले जो रॉ मटेरियल है वो अदर कंट्रीज से इंपोर्ट किया जा रहा था। इसी के तहत यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत विजन की बात की जा रही है। कब अनाउंस किया गया था आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को? एंड द ईयर इज 2020 में अनाउंस किया गया था बाय द पीएम मोदी। और स्टार्टिंग में इसके लिए जो फाइनेंशियल पैकेज ऑफर किया गया था अंडर आत्मनिर्भर भारत, दैट इज ₹20 लाख सीआर का बजट अनाउंस किया गया था। और जो की फोकस एरिया है आत्मनिर्भर भारत का, दैट इज सेल्फ रिलायंस। सो सेल्फ रिलायंस, इट्स अ फोकस एरिया, की फोकस एरिया ऑफ आत्मनिर्भर भारत अंडर पीएम मोदीज विजन, राइट? इसी के साथ डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात की जा रही है। करंटली 18th लोकसभा में ये कैबिनेट मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ साइंस के एंड मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस के। सो बेसिकली कैबिनेट मिनिस्टर है ये अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इसी के साथ ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पीएम ऑफिस में, एंड जो डिपार्टमेंट है दैट इज पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशन डिपार्टमेंट में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में भी ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है आफ्टर पीएम मोदी, एंड 18th लोकसभा से बिलोंग करते हैं। और इनकी जो सीट है वो उधमपुर से है। उधमपुर, इट्स अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट? सो सिंपली पैरासिटामोल को डेवलप करने के लिए रिसेंटली सीएसआईआर ने टेक्नोलॉजी को इनिशिएट किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पे इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज की बात की जा रही है। इसके अलावा जो अदर इनिशिएटिव है दैट इज which organization has recognized the indigenously developed surface hydrokinetic turbine technology under the hydro category? So recently HKT को डेवलप किया गया था, और किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया? आंसर इज CEA, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने रिसेंटली indigenously developed करा है the surface hydrokinetic turbine, right? And what is the name of India's first indigenously developed antibiotic targeting antimicrobial resistance? So AMR को डेवलप किया गया, and that is नेफिथ्रोमाइसिन। So first AMR को नाम दिया गया है नेफिथ्रोमाइसिन। Next is the Maori are an indigenous Polynesian people of which country? So Maori जो कि related है Polynesian community से, basically Pacific Ocean में पाई जाती है ये community, और Pacific Ocean के किस country से related है Maori? Answer is New Zealand. Next is which shipyard built India's first indigenous aircraft carrier named Vikrant? So Vikrant को किसने develop किया है? It is by Cochin Shipyard Limited. And the Sia tribe is an indigenous tribe of which country? So Indonesia की indigenous tribe है Sia. And what is the name of the indigenously designed and manufactured machine pistol recently inducted by the Northern Command of the Indian Army? And that is ASMI. So ASMI एक machine pistol है जिसे Northern Command of Indian
आर्मी ने इंडक्ट किया रिसेंटली, एंड विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च मिशन वसुंधरा 3.0 टू प्रोवाइड लैंड राइट्स टू इंडिजिनस पीपल? सो मिशन वसुंधरा को स्टार्ट किया है असम ने. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेशनल बर्ड डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? सो रिसेंटली नेशनल बर्ड डे को कब ऑब्जर्व किया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 5th of January. सो 5th of January को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल बर्ड डे को, सो दैट बर्ड कंजर्वेशन को प्रमोट किया जा सके. स्टे को 2002 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय द एवियन वेलफेयर कोलिएशन, और बेसिकली इसका जो मेन एजेंडा है बर्ड एक्सटिंक्शन को रोकना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन को रोकना एंड इलीगल पेट ट्रेड को रोकना, ये मेन एजेंडा है इस कोलिएशन का. और 5th of January को स्टार्ट किया गया था नेशनल बर्ड डे, राइट. एंड इसी के साथ दिसंबर एंड जैन से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं हम उन्हें रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज, सो ओवरऑल 1st of December को ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड एड्स डे, और इसकी जो थीम रही थी लेट कम्युनिटीज लीड. December 2 को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, और इस बार इस इवेंट की थीम रही थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लैनेट. एंड इसी के साथ इंटरनेशनल डे फॉर द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी को भी 2 December को ही ऑब्जर्व किया जाता है. एंड वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे को भी 2 December को ऑब्जर्व किया गया. 3rd of December को ऑब्जर्व किया गया था इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज. December 4 को इंडियन नेवी डे ऑब्जर्व किया गया था. December 5 को इंटरनेशनल वॉलंटियर डे ऑब्जर्व किया गया था. वर्ल्ड सॉइल डे December 5 को ऑब्जर्व किया जाता है. December 6 इट्स अ डेथ एनिवर्सरी ऑफ पी.आर. अम्बेडकर, एंड नेशनल माइक्रोवेव ओवन डेज डे सेलिब्रेट किया गया था. December 7 को ऑब्जर्व हुआ था आर्म फोर्सेस फ्लैग डे, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे. December 9 को इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व किया गया था. ह्यूमन राइट्स डे 10th December को ऑब्जर्व किया जाता है. एंड 4th of January को ऑब्जर्व किया गया था वर्ल्ड ब्रेल डे. January 6 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया गया था. एंड January 9 को प्रवासी भारतीय दिवस एनआरआई डे ऑब्जर्व किया गया था. इसी के साथ 10th of January को ऑब्जर्व किया जाएगा वर्ल्ड हिंदी डे, एंड 12th of January को नेशनल यूथ डे ऑब्जर्व किया जाएगा. फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is the Panchayat Se Parliament 2.0 program commemorates the 150th birth anniversary of which tribal leader? So recently आदिवासी नेता that is बिरसा मुंडा, उनकी 150th birth anniversary celebrate की गई थी 15th of November 2024, एंड उसी दौरान एक प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया था that is पंचायत से पार्लियामेंट 2.0. So it is related with answer is option number A, बिरसा मुंडा. सो रिसेंटली लोकसभा स्पीकर दैट इज ओम बिरला, उन्होंने संविधान सदन में लॉन्च किया था पंचायत से पार्लियामेंट 2.0. बेसिकली इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था एनसीडब्ल्यू दैट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, लोकसभा सेक्रेटेरिएट एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था. एंड बेसिकली इस इवेंट के थ्रू ऑनर किया गया भगवान बिरसा मुंडा की 150th बर्थ एनिवर्सरी को, जिसे 15th of November को एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है. 15th of November को झारखंड स्टेट डे भी ऑब्जर्व किया जाता है. एंड बिरसा मुंडा is associated with state Jharkhand. And इस इवेंट में 502 इलेक्टेड women from ST ट्राइब गैदर हुई थी सो दैट कॉन्स्टिट्यूशनल नॉलेज एंड गवर्नेंस से उन्हें एम्पावर किया जा सके. सो विमेन एजुकेशन को इंक्रीज करने के लिए, एनहांस करने के लिए पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम को रिसेंटली इनिशिएट किया गया था. राइट, यहाँ पे एनसीडब्ल्यू की बात की जा रही है दैट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. 1992 में इसे एस्टेब्लिश किया गया था, एंड इसकी जो फर्स्ट चेयरपर्सन थी दैट इज जयंती पटनायक. जयंती पटनायक इज शी इज द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. एंड बेसिकली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के अंडर काफी सारे सेल को इनिशिएट किया गया था, जस्ट लाइक कंप्लेन एंड इन्वेस्टिगेशन सेल, legal cell, policy monitoring and research cell, non-resident Indian cell, northeast cell, submoto cell. एक क्वेश्चन में पीवाईक्यू से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सेल है जो एनसीडब्ल्यू से रिलेटेड है.
अभी तक जितने भी सेल्स ने जो एनसीडब्ल्यू ने इनिशिएट किए हैं, जस्ट लाइक विमेन वेलफेयर सेल, आरटीआई सेल, विमेन सेफ्टी सेल, रिफॉर्म सेल, कैपेसिटी बिल्डिंग सेल एंड सो मैनी, राइट? सो सिंपली पंचायत से पार्लियामेंट 2.0 प्रोग्राम बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी को कमेमोरेट करने के लिए इनिशिएट किया गया था। एंड आल्सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर की बात की जा रही है, एंड 18th लोकसभा में जो कैबिनेट मिनिस्टर है फॉर ट्राइबल अफेयर, दैट इज श्री ज्वल ओराम. He is the responsible cabinet minister for tribal affair in India, right? Let's move to the next question. Next is, which ministry launched the Sashakt Beti and E-Drishti initiative recently? So recently दो initiatives को launch किया गया, that is Sashakt Beti and E-Drishti, और किस ministry ने launch किया है? Answer is option number B, Ministry of Education. So Ministry of Education, जिसके लिए जो cabinet minister that is धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने launch किया था सशक्त बेटी and E-Drishti project. कहाँ पे? University of Delhi में. सशक्त बेटी इनिशिएटिव के तहत लैपटॉप्स को प्रोवाइड किया गया सिंगल पेरेंट फीमेल स्टूडेंट्स को एंड अनाथ स्टूडेंट्स को विथ फैमिली इनकम्स अंडर ₹4 लाख, राइट? एंड ई दृष्टि के थ्रू टैबलेट्स को सप्लाई किया गया था पर्सन विथ डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स को, सो दैट उनकी लर्निंग एंड रिसर्च को एनहांस किया जा सके. एंड इसी के साथ एजुकेशन की बात की जा रही है यहाँ पे. इसके साथ जो स्टैटिक पार्ट हम कवर कर सकते हैं, दैट इज एजुकेशन पॉलिसीज. अभी तक इंडिया में 4 एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी है. जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी, दैट इज जिसको बनाया था इंदिरा गांधी ने 1968 में. सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी 1986 में आई थी, प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी के टाइम पर. एंड थर्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पीवी नरसिम्हा राव ने कॉन्स्टिट्यूट की थी 1992 में. एंड रिसेंटली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चल रही, दैट इज फोर्थ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे स्टार्ट किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2020 में. एंड इसी के साथ फर्स्ट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? काफी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है. द फर्स्ट यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड दैट इज मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सर, राइट? सिंपली सशक्त बेटी एंड ई दृष्टि इनिशिएटिव को रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इनिशिएट किया. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Prime Minister of India recently laid the foundation stone of Central Ayurveda Research Institute in which city? Recently पीएम ऑफ इंडिया ने CARI की फाउंडेशन स्टोन किस सिटी में रखी? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली. पीएम ने फाउंडेशन स्टोन को इनोग्रेट किया था CARI बिल्डिंग की, कहाँ पे? रोहिणी, दिल्ली में. एंड बेसिकली एक आयुर्वेदा रिसर्च इंस्टीट्यूट है. इसको बनाने के लिए जो कॉस्ट आई है वो 187 CR की आएगी. एंड जो टाइम लगेगा कंस्ट्रक्शन के लिए 30 मंथ का एस्टिमेटेड है. एंड 2.92 एकड़ एरिया को कवर करता है. बेसिकली CARI के साथ 100 बेड रिसर्च हॉस्पिटल को फीचर किया जाएगा, और ये सपोर्ट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हील इन इंडिया इनिशिएटिव को फॉर ग्लोबल हेल्थ, राइट? हील इन इंडिया इनिशिएटिव इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है मेडिकल टूरिज्म में. इंडिया की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना है, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट कर रखा है हील इन इंडिया इनिशिएटिव, राइट? सिंपली रिसेंटली CARI के लिए जो फाउंडेशन स्टोन है वो दिल्ली में रखी गई. Let's move to the next one. And which ministry introduced the special category visas, e-student visa and e-student X visa? Recently दो टाइप के visas को इनिशिएट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया था, that is e-student visa and e-student X visa. और किस मिनिस्ट्री ने इंट्रोड्यूस किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर. MHA ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया था. बेसिकली ये जो 2 वीजाज है, ये प्लान है स्टडी इन इंडिया का. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इन्हें लॉन्च किया गया है. ई स्टूडेंट वीजा के तहत फुल टाइम स्टूडेंट वीजा प्रोवाइड किया जाएगा, जबकि ई स्टूडेंट एक्स वीजा के तहत उनके डिपेंडेंट्स को वीजा प्रोवाइड किया जाएगा स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत. और इसी के साथ ये जो दोनों वीजाज है, ये 5 इयर्स तक वैलिड रहेंगे, स्टडी इन इंडिया पोर्टल के थ्रू अवेलेबल रहेंगे. एंड इन वीजाज के तहत 600 इंस्टीट्यूट और 8000 कोर्सेज को एक्सेस किया जा सकेगा स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत.
राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गवर्नमेंट स्कीम्स की यहाँ पे बात की जा रही है। सो रिसेंटली जो स्कीम्स इन न्यूज है हम उन्हें रिवाइज करेंगे। एंड दैट इज विच मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धर्म स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज, और इसे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। रंगीन मछली आपको रिसेंटली PMMSY के अंडर डेवलप किया गया था, और किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था? ICAR एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ने जॉइंटली डेवलप किया था रंगीन मछली को। रीसेट प्रोग्राम ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है। एंड फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्स इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च इन विच ईयर? 2019 में FTSE को लॉन्च किया गया था। एंड PM इंटर्नशिप स्कीम इसे किस मिनिस्ट्री ने इम्प्लीमेंट किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने इसे इम्प्लीमेंट किया था, राइट। And the Namo Drone Didi scheme recently approved by the government aims to provide drones to which group? And basically women self help group SHGs को प्रोवाइड कराने के लिए नमो ड्रोन दीदी स्कीम को इनिशिएट किया गया। एंड PM प्रणाम स्कीम रिसेंटली न्यूज में थी। इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है फर्टिलाइजर्स के यूज को रिड्यूस करना है, सो दैट फार्मर्स को इंसेंटिवाइज किया जा सके इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर्स को यूज करने के लिए, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज सो डिफेंस से रिलेटेड जो न्यूज आज की रही, दैट इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द 15th एरो इंडिया इवेंट 2025। सो 15th एडिशन रहा एरो इंडिया इवेंट 2025 का, और किस सिटी ने इसे होस्ट किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेंगलुरु। सो रिसेंटली एशिया का लार्जेस्ट एयर शो जो कि होने वाला है 10th to 14th Feb 2025 तक, इसे होस्ट करेगा बेंगलुरु। कहाँ पे? येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में। दैट इज एरो इंडिया 2025, राइट। इस इवेंट को सबसे पहले 1996 में स्टार्ट किया गया था, जो कि इंडिया के एरोस्पेस एंड डिफेंस एडवांसमेंट को शोकेस करता है विथ एयर डिस्प्ले एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट, राइट। एंड उसकी जो एग्जीबिशन है वो 13 to 14 फरवरी को बेंगलुरु में शो की जाएगी। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन, और इस इवेंट की जो थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज, ये थीम रहने वाली है एरो इंडिया 2025, दैट इज द एशियाज लार्जेस्ट एयर शो, राइट। सो 15th एडिशन है, और कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो डिफेंस से रिलेटेड कुछ अनदर क्वेश्चंस को हम रिवाइज करेंगे, एंड दैट इज अग्नि 4 मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एंड DRDO ने डेवलप करा है अग्नि 4 मिसाइल को। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स रिसेंटली एक्वायर्ड बाय इंडिया फ्रॉम द US? एंड द प्राइमरी पर्पस इज सर्विलेंस एंड रिकॉनेसेंस। ये मेन पर्पस है MQ-9B प्रेडेटर का, जिसे रिसेंटली US से परचेज किया गया है। व्हाट इज MQ-9B प्रेडेटर? सो इट्स अ हाई एल्टीट्यूड अनमैन्ड एरियल व्हीकल है ये, राइट। UAV है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिफेंस एक्वाजिशन काउंसिल रिसेंटली सीन इन द न्यूज? सो इसका जो मेन एजेंडा है प्रोक्योरमेंट को देखना, आर्म फोर्सेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है उसके प्रोक्योरमेंट को, खरीदारी को अप्रूव करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है DAC काउंसिल का। एंड एक्सरसाइज सिम्बैक्स रिसेंटली से इंडिया एंड अनदर कंट्री के बिटवीन, दैट इज सिंगापुर। सो सिंगापुर और इंडिया के बिटवीन एक बाइनियल एक्सरसाइज है सिम्बैक्स। एंड नेक्स्ट इज डसलिक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? सो इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बिटवीन बाइनियल एक्सरसाइज है। एंड विच INS has been urged the best ship of the Eastern Fleet at the annual Fleet Awards function 2024? and the best ship ये award INS दिल्ली को दिया गया था, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज which ministry is responsible for implementing the PM यशस्वी स्कीम? सो PM यशस्वी स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, राइट। सो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है PM यशस्वी स्कीम को। बेसिकली PM यशस्वी स्कीम एक स्कॉलरशिप स्कीम है, एंड रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च करा है अपने राज्य में। एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल को लॉन्च किया गया PM यशस्वी स्कीम के तहत। और ये जो स्कीम है, इसको बेसिकली जो लोअर कम्युनिटीज जस्ट लाइक OBC, ABC एंड DNT स्टूडेंट्स, इनके लिए इम्प्लीमेंट किया गया है फॉर द 24-25 एकेडमिक ईयर।
एंड प्रीवियस प्रोग्राम को कंबाइन करता है ये पोर्टल, जस्ट लाइक डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप स्कीम जिसे 2021-22 में इनिशिएट किया गया था। इसे कंबाइन करके इस पोर्टल को जो रिसेंटली लॉन्च किया है पंजाब गवर्नमेंट ने, एंड डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसे रन करेगा। और स्टूडेंट्स के डिसएडवांटेज को सपोर्ट करना प्लस एजुकेशन को एम्पावर करना, यह मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है इस पोर्टल का, दैट इज लॉन्च बाय द पंजाब गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर आता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which football player was recently awarded the Presidential Medal of Freedom, the highest civilian honor in the United States? So recently US का highest civilian honor, that is Presidential Medal of Freedom, किस फुटबॉल प्लेयर को दिया गया? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लियोनेल मेसी। सो अर्जेंटीना के प्लेयर लियोनेल मेसी को रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया गया, दैट इज प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, राइट। सो जो करंट प्रेसिडेंट दैट इज जो बाइडेन, इन्होंने ये अवार्ड दिया, एंड ही इज द फर्स्ट अर्जेंटाइन एंड मेल फुटबॉल प्लेयर टू अर्न दिस ऑनर। सो फर्स्ट अर्जेंटाइन प्लेयर है जिन्हें ये अवार्ड यूनाइटेड स्टेट से मिला है, एंड बेसिकली फुटबॉल से रिलेटेड है लियोनेल मेसी, एंड दस इनकी जो कंट्री है दैट इज अर्जेंटीना। इसी के साथ इंडिया के प्रोमिनेंट फुटबॉल प्लेयर्स की बात की जाए, सो दैट इज जस्ट लाइक सुनील छेत्री तेलंगाना से एसोसिएटेड है, एंड इंडियन सुपर लीग क्लब बेंगलुरु से एसोसिएटेड है, एंड पहले फुटबॉलर है जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला था 2021 में। सो फुटबॉलर पहले इंडिया के जिन्हें खेल रत्न अवार्ड मिला, दैट इज सुनील छेत्री। इसी के साथ अर्जुना अवार्ड इन्हें 2011 में मिला था, एंड पद्मश्री 2019 में मिला था। इसी के अलावा फुटबॉल से एसोसिएटेड जो अदर इंडिया के प्रोमिनेंट प्लेयर है, जस्ट लाइक बाईचुंग भूटिया। सो बाईचुंग भूटिया सिक्किम से एसोसिएटेड है, एंड इन्हें कहा जाता है गॉड्स गिफ्ट टू इंडियन फुटबॉल, राइट, इनका उपनाम है। इसी के अलावा पीके बैनर्जी, यह भी फुटबॉल से एसोसिएटेड है, एंड फर्स्ट टाइम अर्जुन अवार्ड जिस प्लेयर को मिला था वो थे पीके बैनर्जी। 1961 में इन्हें ये अवार्ड मिला था, प्लस इन्हें एक टाइटल भी मिला था, द इंडियन फुटबॉलर ऑफ द 20th सेंचुरी बाय IFFHS, राइट। एंड इसी के साथ गुरप्रीत सिंह इंडिया से एसोसिएटेड एंड फुटबॉलर है, एंड IM विजयन फुटबॉलर प्लेयर है इंडिया से, राइट। इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं एंड मूव करते हैं आज के क्विज के क्वेश्चंस, एंड